welcome to Motilal Oswal AMC and Z Business present high quality high growth investment. मैं हूं स्मिता और आज का एपिसोड डेडिकेटेड है एक ऐसे इक्विटी फंड को जो तीनों मार्केट कैप में एक्सपोजर देता है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में ही, लेकिन एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी के साथ। और हमारे साथ हैं आज म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर अजय खंडेलवाल। अजय जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और आज सबसे पहले अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ तो मोतीलाल ओसवाल में आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी रही है, अगर आप बताना चाहें तो वो कैसी रही है, एंड अ फंड मैनेजर के तौर पर आपकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल इन्वेस्टिंग जो पॉलिसीज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, वो किस तरीके की हैं? Thank you. So I joined Motilal in November 2023 and काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहा है। When I joined हमने अपना स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था, उसके बाद फिर मल्टी कैप लॉन्च किया इन आई थिंक जून 24 में। सो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रहा है। एंड मोतीलाल एज अ AMC हमारा फ़िलॉसफी थोड़ा अलग है। हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं कि हम जो अपना एक कोर इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी बोलते हैं QGLP, विच इज़, बट उसको क्या हम लोग इवॉल्व भी कर रहे हैं। जैसे जब मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंगली हम अपने फ्रेमवर्क में भी वो चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि क्या है, क्वालिटी जैसे हम बात करते हैं कंपनी की, बट अगर वो किसी इंडस्ट्री में, जैसे रिसेंटली हमने देखा पेंट इंडस्ट्री में हुआ, एंड काफ़ी इंडस्ट्री जैसे केबल है, डायग्नोस्टिक्स में है, जहाँ पर बातें चल रही हैं कि डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है तो इंडस्ट्री का प्राइसिंग, मार्जिन, स्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हो जाता है। सो हम लोग बात करते हैं क्वालिटी की, उस तरह के बिजनेसेस की जो अपना प्राइसिंग को डिफेंड कर सकते हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर लूज नहीं कर रहे हैं, एंड जहाँ पर ग्रोथ के लिए उन्हें कैपिटल की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अपने थ्रू देयर इंटरनल रिसोर्सेज दे कैन ग्रो। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी फोकस ऑन। एंड अभी की जो मार्केट कंडीशंस है वहाँ पे क्या है, ग्रोथ और लॉन्जिविटी जो है वो काफ़ी चैलेंज हो गया है। Exactly. आपको लगता है ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा अगले 5 साल, बट 2-3 साल में ही ग्रोथ कम होने लगता है। सो वो सब कंसिडरेशंस के अकॉर्डिंगली वी हैव made those changes in our investment philosophy and because हमारा थोड़ा concentrated होता है पोर्टफोलियो, इसलिए क्या है कि एक प्राइस जिस पर आप एंटर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई थिंक यही सम एंड सब्सटेंस है QGLP हमारे फ्रेमवर्क का। ये QGLP के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका मल्टी कैप फंड, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस फंड की जो कोर स्ट्रैटेजी है वो क्या है, और साथ ही ये बाकी जो इक्विटी फंड्स हैं इस वक्त मार्केट में, उससे कैसे ये अलग है। सो मल्टी कैप स्पेशली जैसा हम सोचते हैं एक अच्छा ऑल वेदर फंड है, हाँ। जहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। एंड जनरली क्या होता है, जैसे हमारा जो फोकस है उसमें कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। सो वो अगर प्राइस अप्रिसिएशन से क्या होता है, एवरी 6 मंथ्स सेबी के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली स्मॉल कैप का भी मिड कैप हो जाता है, मिड कैप का भी लार्ज कैप हो जाता है। सो यहाँ पे क्या, इस फंड में एक तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि फंड मैनेजर्स एज ए फंड मैनेजर्स वी डोंट नीड टू मेक दोज चेंजेस। जहाँ तक बाकी अलग की बात है तो देखिए, हमारा वी रन फोकस फंड। सो जैसे मल्टी कैप में हम लोग 30 स्टॉक पोर्टफोलियो रन करते हैं, एंड वी ट्राई टू मेक श्योर कि ये स्टॉक्स अपने सेक्टर के लीडर हों, बेसलाइन इंडस्ट्री ग्रोथ हाई हो, एंड वहाँ पर इफ़ दे आर विनिंग मार्केट शेयर तो उसके बाद उनका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जनरली अगर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे, हमारी स्कीम्स का अर्निंग ग्रोथ ऑलमोस्ट 2x होता है इंडेक्स की अर्निंग ग्रोथ से। जबकि वैल्यूएशन की अगर बात करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए आपको ना एक हाई अर्निंग कंपनी लोअर मल्टीपल पर तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एक ही सेक्टर की अगर 2 कंपनी है, कोई 10% पे ग्रो कर रहा है, कोई 30% पे ग्रो कर रहा है, वो सेम मल्टीपल पर कभी नहीं होंगे। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ देखें, एंड उस पैरामीटर पे एक्चुअली हमारा पोर्टफोलियो जनरली इंडेक्स से लोअर होता है। सो in the sense a focused portfolio, high earning growth, high quality with all leaders and at a reasonable value is हमारा endeavor होता है कि हम उस तरह से पोर्टफोलियो को बिल्ड करें, स्केलेबल पोर्टफोलियो हो। जनरली
वी ट्राई टू मेक श्योर कि इलिक्विड नाम ना हो उसमें. सो अबाउट 2500 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर ही स्टॉक्स देखते हैं हम. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी इनकॉर्पोरेट. जो आपने सबसे पहले भी बताया, जो आपकी स्ट्रैटेजी, कोर स्ट्रैटेजी रही है. और अगर मैं इस मल्टी कैप फंड की अगर बात करूँ और उसकी अगर कंपेयर हम करते लाइक फ्लेक्सी कैप से या लार्ज कैप से, तो फिर ये जो फंड्स हैं, ये फंड इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कहाँ पर फिट बैठता है और ये कितना कॉम्प्लीमेंट करेगा उनके पोर्टफोलियो को? सो मल्टी कैप एज ए कैटेगरी, आई थिंक जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी है एंड मोतीलाल ओसवाल, हम आर फोकस इज ओनली ऑन पिकिंग ग्रोथ. सो इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स आप देखेंगे ऑलमोस्ट वन थर्ड रहा है. कभी लार्ज कैप ने अच्छा किया है, कभी मिड कैप ने, कभी स्मॉल कैप ने. इस फंड में क्या है, बिकॉज आपको एज एन इन्वेस्टर वो कॉल नहीं लेना है कि अभी मार्केट किस साइकिल में है, मैं अभी लार्ज कैप में जाऊं कि मिड कैप में जाऊं. मैनेजर के ऊपर है. सो वो एक्चुअली दैट अपने आप ऑटो बैलेंस होता रहता है. सो उस सेंस में इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक दिस शुड बी पार्ट ऑफ देयर कोर पोर्टफोलियो, बिकॉज यहाँ पे वो रिस्क नहीं है जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैव टू टाइम इट. And especially with us, because we run a focused strategy, I think we give you that extra earning through that portfolio, जो कि इंडिया स्टोरी है. So I think investors के पार्ट का कोर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन देयर एलोकेशन एंड देयर इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए. एग्जैक्टली. और जैसा कि आपने बताया भी, बहुत हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी आती रहती है, स्पेशली अगर मार्केट जिस तरीके का हो. और अगर आपने पीछे नंबर्स देखे हों एमफीज के, तो आप उसमें देखेंगे कि लार्ज कैप में थोड़ा एलोकेशन कम हुआ, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा. ऐसे में मल्टी कैप फंड्स, जो कि तीनों ही कैप का एलोकेशन तो उसमें होता ही है, लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का भी. इसके साथ मैं एक एएमसी के तौर पर मिड कैप की अगर बात करती हूँ, तो इसको रिस्क मैनेज करने से लेकर कैसे इसको आप ऐसा बनाते हैं ताकि किसी भी इन्वेस्टर के अगर ये पोर्टफोलियो में रहे तो वो क्योर भी रहे, उसको हेज भी दे. सो आई थिंक हमारे एज एन एएमसी रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जैसा मैंने आपको बताया कि बिकॉज हमारा लॉन्ग टेल पोर्टफोलियो नहीं होता, तो हमारे पास मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं. बिकॉज अगर सपोज करिए कंपनीज़ का जो हमारी पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स है, वहाँ पे अगर अर्निंग एक्सपेक्टेशन से कम आता है, तो फिर वो स्टॉक ड्रॉ डाउन्स भी ज़्यादा होते हैं. इसीलिए वी ट्राई टू मेक श्योर कि हमारे पोर्टफोलियो का अर्निंग्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे. उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी रिसर्च करते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पोर्टफोलियो का अर्निंग अपग्रेड साइकिल कंटिन्यू रहे. जहाँ तक ड्रॉडाउन्स की बात है, वॉलेटिलिटी की बात है, तो जैसा मैंने बताया वी रन लिक्विड पोर्टफोलियोज. वन इज़ हम लोग 2500 करोड़ मार्केट कैप के नीचे की कंपनीज स्क्रीन ही नहीं करते हैं. सो दीज आर लाइक कंपनीज विच आर अमंग टॉप 1000 ओनली. सेकेंडली क्या है, अनदर थिंग, बिकॉज वी फोकस ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. अगर सपोज करिए कोई स्टॉक गिर रहा है एंड वहाँ पर अभी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ देयर इन द प्राइस विच आई डोंट नो. सो एज अ रिस्क फंक्शन, रिस्क मैनेजर जो हमारे यहाँ हैं, वो मेरे एवरेज होल्डिंग से अगर 20% ड्रॉ डाउन होता है तो दे उसके बाद वी डोंट बाय. सो हम लोग कोशिश करते हैं वी डोंट बाय फॉलिंग नाइफ्स. जिससे क्या होता है कभी कभी कि आप ना अपनी करंट होल्डिंग को जस्टिफाई करने लगते हैं एंड उससे पोर्टफोलियो में ड्रैग आता है. बिकॉज सी फ्रेश कैपिटल आज वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे जहाँ स्टॉक्स में अगर ड्रॉ डाउन हुआ है वहाँ और पैसा ना डालें अनटिल अनलेस हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, किसी कंपनी का कोई रेवेन्यू मिस हुआ है क्वार्टर में या कोई अलग इशू हुआ है, कोई बड़ा क्लाइंट चला गया. सो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आता वी ट्राई टू मेक श्योर कि वी डू नॉट अननेसेसरली एवरेज डाउन. बिकॉज उससे क्या होता है आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स ना काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं. सो ओवर आई थिंक these 2-3 things that we do. And lastly I think because quality of portfolio पे इतना focus होता है, leverage कम होता है इन companies का, promoters का pedigree ऐसा होता है कि जैसे कभी भी कोई checkered pass ना हो. So generally drawdowns कम होते हैं and on top of it we take at least couple of these measures to make sure that our performance remains healthy. Okay. And आपकी बहुत popular philosophy है QGLP, जिसके बारे में आपने पहले भी डिस्कस किया. अब ये काफ़ी जानी मानी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इसको बताइए कि आखिर ये पॉलिसी आपकी, ये फ़िलॉसफी कहती क्या है और किस पर बेस्ड है. और दूसरा ये कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग के दौरान ये जो फ़िलॉसफी है ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल होती है. सो
जैसे QGLP एक फ्रेमवर्क है. आज अगर आप ऐसे देखिए कि ये किसी भी कंपनी को अगर हमारे फोकस लिस्ट में आना है, सो उसको ये 4 बैरियर्स क्रॉस करने ही होंगे. तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जो होता है वही हमारा फोकस सेट होता है, एंड देन वी वर्क ऑन इट. बिकॉज क्या है, मार्केट में ना देयर आर सो मेनी कंपनीज, एंड आप कैसे एफर्ट अपना प्रायोरिटाइज करेंगे. सो एज अ टीम ऑल ऑफ अस फोकस ओनली ऑन दैट सेट ऑफ कंपनीज वो एक्चुअली क्वालिफाई ऑल दीज 4 पैरामीटर्स. क्वालिटी की जहाँ तक हम बात करें तो क्वालिटी क्या होता है, आज अगर एक कंपनी अपना मार्जिन डिफेंड कर पा रही है, प्राइसिंग उसका स्टेबल है, दैट टेल्स यू कि उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज में उस तरह की क्वालिटी है कि देयर कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर इट. इट्स नॉट अ पुश प्रोडक्ट काइंड ऑफ अ थिंग. सो वी लुक फॉर दोज कंपनीज जहाँ पे बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, both financially and in terms of business proposition. So that is about the quality. Now growth and longevity, especially in equity market, is very important because क्या होता है, आप एक कंपनी का अर्निंग ग्रोथ 1 साल काफ़ी अच्छा आया, उसके बाद वो 2nd 3rd ईयर में अगर फिजल आउट हो जाता है तो उस केस में वो स्टॉक्स कभी अच्छा नहीं करेंगे, जो कि जनरली केस होता है विद सिक्लिकल्स एंड कमोडिटी स्टॉक्स. तो आप देखेंगे हम लोग हमारे पोर्टफोलियोज में आप हार्डली कभी देखेंगे कि जहाँ पे सिक्लिकल और कमोडिटी स्टॉक्स होते हैं. एंड सेम इज़ विद लॉन्जिविटी. बिकॉज क्या होता है आज क्यों स्टॉक्स कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज उनका ग्रोथ इट्स नॉट अबाउट 2-3 years. For next 10 years they will continue to grow at a faster pace. Okay. So generally when people say it is expensive, how we think of it is that what is that growth rate this business can sustainably deliver for what period of time, that determines. Because क्या होता है, एक कंपनी थोड़ा सा अर्निंग ग्रोथ दिखाएगा उसके बाद स्लो डाउन हो जाएगा. सो लॉन्जिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फाइनली द प्राइस एलिमेंट, जहाँ पर क्योंकि आप अगर एक गलत प्राइस पे एंटर करेंगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू सस्टेनेबल रिटर्न्स. सो प्राइस का अगेन देयर आर डिफरेंट वेज वी लुक एट इट. Internally we look at what is the intrinsic value and how far it is from there, so that gives us an upside, some ballpark estimates. So that is our core philosophy, and every stock has to clear through these funnels, I would say. आपके मुताबिक सबसे बड़ा जो परफॉर्मेंस का यहाँ पे ड्राइव का रीज़न था वो क्या रहा? एंड दूसरा ये कि लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग की बात हम करते हैं तो फिर उसमें क्या सीख मिलती है इनको, अगर देखें आपके पीछे फंड्स के परफॉर्मेंस को देखें तो? सो आई थिंक हमारा परफॉर्मेंस के लिए एट्रीब्यूशन अगर देखना है तो आप आई वुड से कि वी आर अमंग द फर्स्ट वंस इन द इंडस्ट्री टू पिक दो स्टॉक्स. क्योंकि क्या होता है, तभी आपको वो वैल्यू भी मिलता है. जैसा मैंने पी बताया, यू आर द फर्स्ट. मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप देखेंगे वी आर अमंग द फर्स्ट फ्यू इन्वेस्टर्स. सो जैसे EMS हुआ, हॉस्पिटल्स हुए, ज्वेलरी स्टॉक्स हुए, जब इंडस्ट्री में पूरा चेंज हो रहा था. सिमिलरली मिड कैप IT हुआ, वहाँ पर आप देखेंगे कि बिकॉज वी डू मोर वर्क दैट वे, हमारा कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेसेस इज लिटिल बेटर, आई वुड से. सो पिकिंग राइट इंडस्ट्रीज एंड राइट अलोकेशंस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर आप अर्निंग अपग्रेड साइकिल में मिस करेंगे तो फिर वो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस डिफ़िकल्ट होता है, डिलीवरी, कंसिस्टेंट डिलीवरी. सो आई वुड से कि राइट सेक्टर्स एट आई थिंक राइट वैल्यूएशन इज समथिंग विच वी हैव बीन एबल टू डू बिकॉज वी आर फोकस्ड एंड जैसा मैंने बताया वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नॉइज. वी स्टिक टू आवर फंडामेंटल्स. उससे काफ़ी फ़ायदा होता है. सो आई थिंक दैट हेल्प्ड अस इन द परफॉर्मेंस पार्ट. अल्टीमेटली किसी भी फंड्स का सबसे जो एक वो होता है, कोर कह सकते हैं होता है, वो ये होता है कि रिटर्न उसने कितना दिया और इन्वेस्टर को वो कितना फ़ायदा देकर गया. ऐसे में एक इन्वेस्टर के लिए सही तरीका क्या रहेगा अगर वो एसेट एलोकेशन करता है एंड वहाँ पर आपके इस फंड को वो शामिल करता है, मल्टी कैप फंड को, तो उस ब्रॉडर पिक्चर में ये कहाँ पे फिट बैठेगा? सो सी इंडियन मार्केट में जैसे वॉलीटिलिटी लास्ट 15-20 ईयर्स आप देखेंगे, वॉलीटिलिटी होने के बाद भी एट एनी पॉइंट इन टाइम आई थिंक वी हैव स्टिल डिलीवर्ड 14-15% CAGR रिटर्न. एंड ऐसे में क्या होता है, एट दिस पॉइंट इन टाइम फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, बैलेंस शीट्स हेल्दी हैं. सो मैक्रो पैरामीटर्स ऑल्सो आर फेवरिंग अस. जैसे
रूरल अच्छा कर रहा है, अर्बन थोड़ा स्लो डाउन था. सो ये टैक्स रेट कट्स जो हैं, पे कमीशन के जो चेंजेस आएंगे, वो भी अगले 2-3 साल में रिफ्लेक्ट होंगे इन स्पेंडिंग. सो कंज्यूमर की साइड से स्पेंडिंग इम्प्रूव होगा. एट द सेम टाइम हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग भी इम्प्रूव कर रहे हैं एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर हेल्दी. सो आई वुड से कि ऐसे में इन्वेस्टर्स को स्पेशली अ मल्टी कैप कैटेगरी में, जहाँ पे उन्हें ग्रोथ के लिए ऑल 3 बकेट्स का एक्सपोजर मिलता है. सो एनी इन्वेस्टर हु हैज़ 5 year plus horizon should have right allocation based on I mean, if they do not have enough equity allocation, I think it's a great fund to start with. So exact percentage. लेकिन फेवरेबल सिचुएशंस अगर ना हो, लाइक अभी जैसा हमने पीछे देखा, मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ, फिर से कोविड के बाद हमने इतना ज़्यादा मार्केट को वॉलेटाइल होते हुए देखा, फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अपने आप आई, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन का भी असर हमने देखा. जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, फिर उसके बाद एक फंड का जो कन्विक्शन होता है वो फिर कैसे रह पाता है उस तरीके से? सो इसमें मल्टी कैप में देखिए, ये एक और अच्छी बात है कि ऐसे में क्या होता है, जब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मैक्रो लेवल पर, उस समय क्या है, बड़े बिजनेसेस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ना सप्लायर साइड पे, ना फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी में, बिकॉज जनरली स्मॉल कैप कंपनीज को वही प्रॉब्लम होता है. क्योंकि जब डिफ़िकल्टी होती है, इन्फ्लेशन हाई होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो वहाँ ना फाइनेंशियल प्रेशर्स भी आने लगते हैं. सो फॉर दीज काइंड ऑफ स्कीम स्पेशली, जहाँ पे यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग योर लार्ज कैप एक्सपोजर, सो क्या है, आप नेविगेट कर सकते हैं थ्रू ऑल दीज चैलेंजेस. बिकॉज जैसा अभी का टाइम है, अभी फॉर एग्जाम्पल मिड एंड स्मॉल विल डू बेटर. सो उस केस में अगेन यू हैव एक्सपोजर टू दैट, बट टुमारो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, सो देन इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू टेक दोज कॉल्स. एंड दिस फंड, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू ऑल 3 मार्केट कैप्स, सो नेविगेशन बिकम्स ईजियर. So I think, and I'm sure, because see, last 6 years if you look at जो challenges आए हैं, they are unpredictable, whether it is COVID, global wars जो हुए, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे डीमॉन था, GST implementation, I think you can't predict, and even businesses can't plan based on those. So I think those challenges as and when come, we need to act on it. So as an AMC and as a fund manager, you have to prepare for all these circumstances. तो आप लोग लाइक अगर आपने उसका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बोला है, बताया है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, देन सेम थिंग इज अप्लाइज ऑन यू ऑल्सो ना, कि आप भी उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखते होंगे. सो इसमें जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर our job is 2 parts. One is finding good idea, and second is making sure that if tomorrow any risk play out, we act on it. क्योंकि जैसा मैंने बताया, ऐसे इतने सारे इवेंट्स हुए हैं. अभी उस केस में कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं. अभी जैसे अगर टुमारो सपोज करिए टैरिफ का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आता है, सो सम ऑफ दीज इंडस्ट्रीज उनके लिए स्ट्रक्चरली नेगेटिव होगा. एंड सपोज करिए मेरे पोर्टफोलियो में कुछ है, सो इमीडिएटली आई नीड टू सेल और आई नीड टू रीअसेस कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा, स्टॉक का ड्रॉ डाउन क्या है. बिकॉज ड्रॉ डाउन से प्रॉब्लम नहीं होता. द प्रॉब्लम इज कि अगर कल मैं वो अर्निंग ही नहीं उसका प्रोजेक्ट कर पाऊंगा, तो फिर मैं उसका राइट वैल्यू कैसे निकालूंगा. कुछ गलत हुआ, स्टॉक 20% गिरा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. अगर वो किसी वैलिड रीजन के कारण हुआ एंड स्टॉक्स फॉल्स, इट्स ओके, मालूम है कि आगे वो ठीक हो जाएगा. हाँ, अगर बट और अगर ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये स्ट्रक्चरल है, तो देन आई विल सेल इट ऑल्सो. So our job is 2 parts. As I said, managing risk is equally important. And given these kind of times where uncertainty is increasing, this risk management becomes even more important. इसीलिए जैसा मैंने बताया कि हमारे पोर्टफोलियोज काफ़ी लिक्विड हैं. सो लिक्विडिटी का कोई चैलेंज नहीं है. सो इन्वेस्टर्स को व्हेन दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, दे इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ, ऑल्सो दे इन्वेस्ट टू मैनेज रिस्क. बिकॉज क्या होता है अदरवाइज रिटेल, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, उसके बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. ऑल्सो अगर आप रिटेल में उन इन्वेस्टर्स की बात करते हैं जो लाइक टियर 2 टियर 3 सिटीज से आते हैं, दे ओनली नो SIP, दे डोंट नो कि वो SIP म्यूचुअल फंड में होती है. इट्स अ स्टडी, उन्हें नहीं पता होता कई बार कि वो म्यूचुअल फंड की SIP है. दे नो कि हमें SIP करनी है. देन आपको थोड़ा मतलब खुद को ऐसा प्रिपेयर करना होता है कि आप ऐसे निवेशकों के बीच में भी अपने फंड्स को लेकर जाने वाले हैं. सो आई थिंक इंडियन म्यूचुअल फंड स्टिल आई वुड बिलीव इज़ अ पुश प्रोडक्ट. जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह से मिलते हैं, इसीलिए आई थिंक इट इज़ एडवाइजेबल दैट
फाइनेंशियली आप साउंड एडवाइस लें, बिकॉज पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर आपका सही नहीं है तो वो रिटर्न्स काफ़ी सबपार हो जाते हैं. जैसा आपने बताया B2 B3, सो हम लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं and we get all kind of questions. Sometimes it surprise you on the positive and sometimes on the कोई ऐसा negative side. वियर्ड क्वेश्चन जो किसी ने आपसे पूछा हो? अभी भी NAV का फैसिनेशन है 10 रुपए का. I don't understand that. No. People still get fascinated by that. So I think that tells us कि there is still lot of ground we need to cover. Financial, I think that way we need to educate people more. But we are seeing lot of good response from B2 B3 cities. People are SIP के flows, number of investors. एग्जैक्टली अभी पीछे 18% पहुंच चुका है. मीन्स एक लार्जर नंबर, अगर आप इसको नंबर्स में देखेंगे 18% को, तो ये इंडिकेट करता है. बट एज एन मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक सिंपल थॉट अगर आपकी तरफ से मैं पूछूं, अगर आप समराइज करना चाहें एक लाइन में इसके पूरे फिलॉसफी को, इस AMC के, तो वो क्या होगा और इन्वेस्टर्स के लिए क्या की मैसेज आप देना चाहेंगे? सो मोतीलाल AMC में हमारा फोकस है कि हम लोग आपको जो इंडिया में ग्रोथ इन्वेस्टिंग है उसके अकॉर्डिंगली एक पोर्टफोलियो दें जो जिससे आपका इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छा रहे, रिस्क मैनेज हो सके एंड ओवरऑल आपका अलोकेशन के बेसिस पे आपको वो रिटर्न्स का फ़ायदा दिख सके. हम लोग कोशिश करते हैं वी ऑलवेज स्टे ट्रू टू आवर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, जैसा QGLP के थ्रू बताया. सो आई थिंक वी आर वेरी फोकस्ड इन दैट वे and it has helped us during good and bad times. So I think that is what I would like to say. थैंक यू सो मच. बहुत ही इंसाइटफुल ये बातचीत रही और आपने फ़ंड के बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया. तो तमाम क्लैरिटी के साथ अपने सोच, प्रोसेस और मार्केट व्यू को शेयर किया अजय जी ने हमारे साथ. इसके लिए थैंक यू सो मच. और इक्विटी मार्केट के अक्रॉस एक्सपोजर को अगर आप चाहते हैं विद डिसिप्लिन और फिलॉसफी ऑफ मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड, तो डेफिनेटली ये एक वर्थ एक्सप्लोरिंग आपके लिए रहेगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड. थैंक यू.